नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर यह बजट का फाइनल एनालिसिस है। हमने कहा था नाउ और नेवर, और आज हम कह रहे हैं बजट 2016 यानी मेरा गांव मेरा देश। इस बजट के फाइनल एनालिसिस के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बेहद खास पैनल जुटा है। हमारे साथ होंगे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, बीजेडी के सांसद जय पांडा, वरिष्ठ पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन, द वायर.इन के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी और हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सलमान खुर्शीद। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। एक पहला कमेंट हम चाहते हैं कि अपने मुंबई में बैठे हुए जो मेहमान हैं उनका ले लें, ताकि प्रधान साहब के पास कमेंट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए कुछ यहां से फीडबैक चला जाएगा। हीरानंदानी साहब, सबसे पहले सवाल आपसे पूछूंगा कि ये बजट आपको कैसा लगा, क्योंकि हमको तो ये दिखता है कि ये गांव गरीब बजट भारत और हाउसिंग वाला बजट है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे अंदाज से ये बात सही है कि उन्होंने हाउसिंग के बारे में काफी जिक्र किया है, लेकिन दो तीन चीज बहुत अजीब है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर हमने देखा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग 1000 स्क्वायर फीट होता, लेकिन अब मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग का घर 300 फुट ही होगा या 30 स्क्वायर मीटर होगा। तो मेरे अंदाज से ये घर हम अमाउंट के सिवाय हमने बहुत ही छोटा और संकट बना दिया है। इसलिए हम समझते हैं कि छोटे मकान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको बेनिफिट करना चाहिए, लेकिन जो संख्या से हम मकान बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं ये अफोर्डेबल हाउसिंग का जरा दिल से सोचे तो मैं इसको कुछ बड़ा करके देते हैं तो लोग बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो है काफी नैरो माइंडेड विचार है। उनको बड़े विस्तार से, जैसे मोदी साहब के विचार हैं, बड़े पैमाने पे करना चाहिए। आप ये बताएं, सारा आइडिया ये है कि जॉब क्रिएट करने के लिए ये एक आसान सेक्टर है, जहां हम पूरे देश में घर बनवाने के काम शुरू कर दें तो जॉब क्रिएशन शुरू हो जाएगी। आपका कहना है कि बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएट करने के लिए काफी कुछ नहीं किया गया हाउसिंग सेक्टर में? नहीं किया है, लेकिन इतना नहीं किया है कि उनका मकसद पूरा हो जाए। समझ तो होगा, काम होगा, काफी हो जाएगा, लेकिन जो वो ऑब्जेक्टिव है 2020 तक हम करना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, वो नहीं हो सकता जब तक उदार दिल से इस पर विचार नहीं किया जाए। बियानी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, उसके पहले सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि सीएनबीसी आवाज पर हम लोग लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन से एक ही बात कह रहे थे कि इस सरकार के बजट को पहली हेडलाइन चाहिए गांव और गरीबों का प्रो पुअर बजट, और दूसरी हेडलाइन साथ में चाहिए कि ये पैसे वालों का बजट नहीं है। बिजनेसमैन लोग नाराज होकर के कुछ क्रिटिसिज्म कर रहे हों तो गरीबों में मैसेज जाएगा कि जरूर कुछ हमारे लिए अच्छा किया है सरकार ने, इसीलिए बंबई में बैठे हुए लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बजट मूल रूप से डिमांड पिकअप कराने का बजट है और सरकार उसके लिए खर्च कर रही है। क्या रूरल इकोनॉमी के लिए इतना कुछ किया गया है कि डिमांड पिकअप हो सके? बियानी साहब, आई थिंक जो स्टेटमेंट हमने सुने हैं कि फार्मर की इनकम 2020 तक डबल करना चाहते हैं, 60% ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन फार्म इनकम, तो उन पे जितनी ध्यान दिया जाए उतना अच्छा है। और बजट में एक डायरेक्शन मिला है फर्स्ट टाइम कि एग्री इनकम कैसे बढ़ाई जाए और वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं। बट कंजम्पशन को ओवरऑल देखेंगे तो चैलेंजेस, आई थिंक गवर्नमेंट ने जनवरी 1 से पेन नंबर लागू किया था कि 2 लाख रुपए के ऊपर परचेजेस पे आपको पेन नंबर देना पड़ेगा। आई थिंक वो लिमिट शायद कम करके 1 लाख रुपये कर दिए इन्होंने बजट में। तो एक टेलीविजन भी है जो 1 लाख रुपए के ऊपर आता है, घर में फर्नीचर है वो भी 1 लाख रुपए के ऊपर आते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं शादी में जो खर्चे होते हैं गरीब से गरीब घर में, वो भी 1 लाख रुपए के ऊपर होते हैं। तो पेन नंबर, इसकी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करना एक चेंज को, एक बहुत बड़ा चेंज है ये, एंड उसको समय लगेगा। तो कंजम्पशन ओवरऑल लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग, लीड्स टू ग्रोथ, लीड्स टू जॉब एम्प्लॉयमेंट। बट शायद हम लोगों ने देखा है ज्वेलरी में कंजम्पशन की डिमांड काफी कम हुई है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे इस पे फर्क पड़ेगा, फर्नीचर इंडस्ट्री पे इस पे फर्क पड़ेगा जी। बट हमारी इंडस्ट्री, हम तो फूड और फैशन और वो सब 1 लाख रुपए के नीचे के आइटम बेचते हैं, बट जब भी इंडस्ट्री से बात करते हैं तो इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूं बहुत सीवियर होगा जी। टीसीए, आप क्या समझते हैं? सारा जो अजम्पशन है कि क्विकली डिमांड पिकअप कराने के लिए सरकार जोर से खर्च करेगी और अच्छा खर्च करेगी, ताकि आप ये न कह सकें कि ये फ्री बीज हैं। क्या ये सारे इंटरवेंशन इतना वक्त लेंगे कि जो इमीडिएट डिमांड पिकअप होना चाहिए ताकि कंपनियां काम शुरू करें, फैक्ट्रियां काम शुरू करें, इन्वेस्टमेंट डिमांड पिकअप हो, वो ये डिलीवर कर पाएगा?
6 महीने तो वैसे भी लग ही जाते हैं। बाय द टाइम वो फंड्स डिवॉल्व होती हैं तो मानसून के बाद में अक्टूबर तक पैसा पहुंचता है जहां भी पहुंचना है, जो भी एलोकेट हुआ है। तो 6 महीने तक तो सब ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा। उसके बाद यस देयर शुड बी अ पिकअप। ये हिरानंदानी साहब जो कह रहे थे अबाउट 30 मीटर्स, दिस इज एन अर्बन इक्विवेलेंट ऑफ मनरेगा। जैसे आपने कहा कि जॉब एम्प्लॉयमेंट ये होगी। अब 300 स्क्वायर फीट क्या होता है, पर उसमें एम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ेगी, बट द एसेट्स यू क्रिएट वो कोई खास वैल्यू के नहीं रहेंगे और उसमें एक सेकेंडरी मार्केट आ जाएगी। लोग खरीद के 2-2, 3-3 जोड़ के बेचना शुरू करेंगे। ये दिल्ली में होता था जी, जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाए जाते थे तो 3 यूनिट दिखाई लेकिन एक को दे दिया। वो नहीं अलॉट होती थी जी, पर वो तीनों मिलकर किसी एक को बिल्कुल बेच देते। आइए एमके वेणु आपको कहेंगे हम ये बताने के लिए कि देखिए हमारे सामने 3 मुद्दे थे। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को मत छेड़िएगा, नहीं छेड़ा। पीएसयू बैंक के लिए बड़ा काम करिएगा, बहुत बड़े प्लान के साथ इन्होंने काम शुरू कर दिया है और अब रेट कट के आसार बन गए हैं। क्यों न माना जाए कि मौजूदा चुनौती भरी परिस्थितियों में ये बजट बगैर कोई बहुत हाहाकारी गलत काम किए सारे काम सही रास्ते पर, नाकाफी कह सकते हैं आप, लेकिन सही रास्ते पर सारे काम किए। ये स्ट्रैटेजी इनका ठीक था। फिस्कल डेफिसिट, जेटली जी ने खुद बोला कि 2-3 व्यूज थे। एक व्यू था कि फिस्कल डेफिसिट को लिबरल तरीके से किया जाए और एक व्यू था कि 3.5% करना चाहिए रोड मैप। मगर तीसरा ऑप्शन उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि तीसरा बाद में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय ये निकल के आया कि वो सिग्नल देना चाहते थे कि पूरा रोड मैप कर रहे हैं, मगर बाद में उन्होंने कहा कि कमेटी बैठेगी और वो एक रेंज देगी और एक रोड मैप को दोबारा भी इसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो वो एक प्रैग्मेटिज्म भी है और एक अडेरेंस टू फिस्कल कंसोलिडेशन, दोनों बातें इसमें आई हैं। दोनों बातें आई हैं। और दूसरा बैंक्स का संजय, अगर ये बैंक से रोड मैप भी देते कि हम सरकार इतना कैपिटल देगी, आरबीआई इतना कैपिटल देगी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये इंडिकेशन है कि आरबीआई भी कैपिटल देगी जिस तरह यूएस फेडरल रिजर्व ने 2008 में अमेरिकन बैंक्स को दिया था जी। अगर वो एक पैकेज कॉम्प्रिहेंसिव आता तो और इसका अच्छा इम्पैक्ट होता। अभी खैर आगे चलिए। हाँ, लेकिन यह है कि एक इंटेंशन बताया है कि बैंकों की सफाई करनी है, डूबे हुए कर्जों को निकाल करके बैंकों का हाल ठीक करना है। आइए अब चलते हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब के साथ। प्रधान साहब, आपने यहाँ के मेहमानों के कमेंट सुने, इसको रिकैप करते हुए एक ही सवाल आपके सामने रखूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि ये मिक्स बैग है और कोई बड़ा आइडिया नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम भी ये कहते हैं कि इस बजट में कोई बड़ा आइडिया नहीं है। एक प्रकार से ये कार्यकाल के बीच का बजट था तो लोग समझते थे कि इसमें बड़े कदम उठाए जाएंगे। ये क्रिटिसिज्म आ रहा है, आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं दोनों की, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश की पूर्व वित्त मंत्री जी की बहन को अपने प्रतिद्वंदी की बयान इसे मैं मानता हूं और उनको मैं आदर भी करता हूं। उनकी अनुभव ऐसे रहा होगा। इस देश में बड़े रिफॉर्म के नाम पे आखिर देखा गया है कि सामान्य लोगों के बारे में चिंता कौन करता है, कितनी पैमाने पे करता है और उसकी जिंदगी में क्या असर आती है। 2014 में सामान्य लोगों ने, गरीब लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी को चुना। उस समय पे उन्होंने एक फिलोसफी हम लोगों के सामने रखी थी कि ये सरकार किसकी है। ये सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है। हमने तीसरी बजट में उसकी कंटिन्यूटी किया और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गया समय, हमने अपना स्ट्रैटेजी को, अपना रणनीति को और स्पष्ट और फोकस किया। इस बजट में ये तीनों वर्गों के लिए, देश की गरीब लोगों के लिए, देश की महिला शक्ति के लिए और देश की युवाओं की रोजगार बढ़ाने के लिए हमारे सारे कार्यक्रम, एक पूरा इतने 125 करोड़ की देश में जब आप बजट प्रबंधन करते हो तो कहीं ना कहीं एक आधा वर्ग नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड, नीचे की तबके के लिए जो योजना बनती है, समूचा इकोनॉमी में, अर्थनीति में उसके एक सकारात्मक प्रभाव आती है। मैं मानता हूं वित्त मंत्री जी ने एक साहसिक कदम उठाया है। सारे बॉटम ऑफ द पिरामिड के सारे आयामों में जिसमें गति आ सकती है, जिसमें एक स्टिमुलेशन आ सकती है, ऐसे कदम उठाए हैं। ये एक ऐतिहासिक बजट है। जी बिल्कुल, ये ऐतिहासिक बजट इसलिए है रणदीप सुरजेवाला साहब
कि ये जो स्टिमुलस देने की बात है, ये बॉटम ऑफ पिरामिड के ऊपर के लोगों के जरिए सरकारें कोशिश करती रही है। मोदी जी बॉटम ऑफ पिरामिड के नीचे के लोगों के जरिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे काम करने वाले लोग जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेंगे, उनको हम मुद्रा बैंक के जरिए पैसा देंगे, उनको हम डिजिटल नेटवर्क से जोड़ेंगे, उनके लिए हम गांवों में रोजगार पैदा करेंगे, उनको हम शहरीकरण का एक जो अनुभव होता है वो दिखाएंगे। आप इसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जो समाजवादी फोकस इंदिरा गांधी से भी ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा मीनिंगफुल, इसलिए कि सब्सिडी की बर्बादी नहीं हो रही है, आपके आधार को यूज करते हुए बेटर टारगेटिंग हो रही है। अगर ये पॉलिटिकल बजट भी है, अगर ये वोटर आउटरीच का बजट भी है, तो मोदी जी ने, जेटली जी ने इस सरकार के लिए ये काम बहुत इफिशिएंट ढंग से किया है। आप मानते हैं कि नहीं? देखिए संजय जी, ये सरकार का तीसरा बजट है। 2 बजट और मोदी सरकार अब दे पाएगी। इस तीसरे बजट में भी केवल भाषण, केवल बातें, इससे पहले कॉरपोरेट्स की जाती थी, आज बॉटम ऑफ द पिरामिड की जाती है, किसान और गांव की जा रही है। पर कम से कम ये जानने की आवश्यकता है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है, मैं एक किसान हूं, आज जब आप किसान पक्षधर बजट की बात कर रहे हैं तो आज ही सबसे पहले तो 1 रुपया 47 पैसे डीजल की कीमतें बढ़ा दी। वो भी छोड़ दीजिए एक बार के लिए। किसान की आय कैसे बढ़ेगी? किसान की आय बढ़ेगी जब आप उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी फसल की उचित कीमत देंगे। मोदी जी ने ये वायदा किया था, बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा है कि लागत जमा 50% मुनाफा देंगे, पर फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पत्र देकर कहा कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। अगर मोदी जी के 2 साल के आप आंकड़े भी देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में बहुत ही कम मात्रा के अंदर किसान को उसकी कीमत मिली है। आज 400 से अधिक जिले सूखाग्रस्त हैं, किसान त्राही त्राही कर रहा है। खुद महाराष्ट्र से लेकर, विदर्भ से लेकर, तेलंगाना से लेकर किसान आत्महत्या पर मजबूर है। तो केवल बजट में लिख देने से किसान या ग्रामीण व्यवस्था नहीं सुधर जाएगी। और आम साधारण जनमानस जो है, जो नौकरी पेशा आदमी है, उस पर तो ये बजट बहुत बोझ डालने वाला साबित हुआ है। बजट में अब सर्विसेज टैक्स बढ़कर 15% हो गया। 22 महीने पहले ये 12% था, आज फिर आपने 0.50% सेस लगा दिया। ये सेस की सरकार है। स्वच्छ भारत सेस, शिक्षा सेस, किसान के नाम पर सेस, क्लीन एनर्जी सेस, हायर एजुकेशन सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। अरे भैया, कितने सेस आप लगाएंगे? आप गरीब की कमर कैसे तोड़ेंगे? जो नौजवान लोग हैं, अगर वो इमिटेशन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़े, वाटर हीटर, उन सब पर आपने अतिरिक्त कर लगा दिया। यहां तक कि इंटरनेट इक्विपमेंट, मॉडम, उन पर भी कर लगा दिया। रेल, मेट्रो रेल और मोनो रेल, उनके ऊपर आपने नया कर लगा दिया। जो बस से यात्रा करने वाला स्टेज कैरेज परमिट वाला व्यक्ति है, 6.5% कर उस पर लगा दिया। गहरी कमाई करके जब आदमी रिटायर होगा तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो मेरी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, जब वो मिलेगा एक साधारण कर्मचारी को, तो वो सारी की सारी उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। क्या इस प्रकार से हम और 1 पैसा टैक्स स्लैब के अंदर आपने फायदा दिया नहीं। तो एक तरफ किसान त्राही त्राही कर रहा है, एक तरफ नौकरी पेशा व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, साधारण जनमानस, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात समाप्त करूंगा। FM साहब, जेटली साहब ने ये कहा कि हम दालों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फूड सिक्योरिटी मिशन में 622 जिलों में 500 करोड़ देंगे, यानी 1,24 लाख रुपया प्रति जिला देंगे। मुझे कोई बताए 1,24 लाख में एक पूरे जिले की दालों की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? सॉइल हेल्थ कार्ड की बात उन्होंने की। पिछले साल कहा 5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, केवल 79 लाख दे पाए। इस साल कहते हैं 9 करोड़ और दूंगा। तो भैया, पिछले साल का टारगेट आपका 79 लाख हुआ है,
5 करोड़ जी, के मुकाबले में 9 करोड़ और कहां से देंगे? तो किसान आपने को, बहुत सारे पॉइंट गिनाए हैं, जुमलों से जाहिर है कि बहकाना प्रधान बंद साहब करें, इसका जवाब देंगे। वास्तविकता पर आए। जी नहीं, बिल्कुल धर्मेंद्र जी इसका जवाब देंगे। उसके पहले जय पांडा साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। जय पांडा साहब, इसमें एक अच्छा रिस्क लेते हुए दिखती है सरकार। वो रिस्क ये है क्योंकि हम लोग परसेप्शन में ये मानते हैं कि जो अर्बन मिडिल क्लास सैलरीड टैक्स पेयर काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंसी है, ये बीजेपी की कोर कंस्टिट्यूएंसी है। उस कंस्टिट्यूएंसी की बगैर ज्यादा परवाह किए, बल्कि थोड़ा सा शायद नाखुश किए, अगर रणदीप जी की कुछ कमेंट्री को हम सही मान लें, और उसके बाद गरीबों के लिए भरपूर बेहद एग्रेसिव ढंग से वो गए हैं। गांव, गरीब, किसान, भारत, ये 4 कीवर्ड हैं इस बजट के फोकस के तौर पर। आपको लगता है कि ये अच्छा गैम्बल है जो इस सरकार ने लिया है और ये पे ऑफ करेगा? मैं इस बजट को 4 एंगल से देखता हूं। एक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, तीसरा मध्यम वर्ग के लिए, और चौथा राज्यों का जो पर्सपेक्टिव है। पहले 2 ग्रामीण क्षेत्र और इंडस्ट्री के लिए मैं क्रिकेट का एनालॉजी दूंगा। मुझे लगता है कि पहले 2 बजट में जेटली जी ने थोड़ा रुक रुक के खेल रहे थे। इस बार इन 2 क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र और इंडस्ट्री के लिए, वो क्रीज से निकलकर बड़े शॉट मारने लगे हैं। आप अगर नंबर्स देखें तो 17,000 करोड़ इरिगेशन के लिए, 19,000 करोड़ ग्रामीण रास्तों के लिए, 55,000 करोड़ नेशनल हाईवेज के लिए, और हर पंचायत को ऑन एवरेज 80 लाख जाएगा उनके अपने आप खुद डेवलपमेंट करने के लिए। ये सब बड़े बड़े शॉट हैं। लेकिन अगर आप देखें मध्यम वर्ग और राज्यों का पर्सपेक्टिव, तो मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ है। जैसे कि जिनके पास घर नहीं है, वो रेंटल किराए में रहते हैं, उनके लिए कुछ है। पहली बार जो घर खरीद रहे हैं उनके लिए कुछ है। लेकिन मेरे ख्याल में मध्यम वर्ग के जो पीढ़ी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे शायद कम है, और उसीलिए थोड़ा आप देख रहे हैं थोड़ा सा निराशा। और राज्यों का अगर आप देखें पर्सपेक्टिव, तो जैसे कि आज हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने आके बोले कि जो नंबर्स दे रहे हैं वित्त मंत्री कि फिस्कल डिवोल्यूशन के नाते, इस बार उन्होंने बताया कि पिछले रिवाइज एस्टिमेट से इस बार 99,000 करोड़ राष्ट्रों को गए हैं। लेकिन हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक ये मैच नहीं कर रहा है। उड़ीसा के एक्सचेकर के मुताबिक 15-16 में 3,000 करोड़ कम मिला है, अगर आप 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस लिए, और 16-17 के लिए हमें आशंका है कि कुछ 5,000 करोड़ कम मिलेगा। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन जितना तक ग्रामीण क्षेत्र है, जितना तक इंडस्ट्री है, और रूल्स को स्ट्रीमलाइन करना, टैक्स सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना, बड़े कदम उठाए हैं। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान जी, जाहिर है कि आप बहुत सारे जो पॉइंट्स यहां पर आए हैं उसका जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि इस बजट के जरिए जो कोशिश है वो बड़ी साफ है कि गरीबों में अपना वोटर आउटरीच बहुत मजबूती से, इफिशिएंटली और स्मार्टली अच्छे ढंग से कर लो। लेकिन अगर ये जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट नहीं होता तो इकोनॉमी का चक्र चलने में वक्त लग सकता है। तो सारी चुनौती आपकी सरकार के एग्जीक्यूशन की होगी, मानते हैं क्या आप? संजय जी, मैं आपकी जो मेरे दोनों पूर्ववर्ती मित्र ने कहा, कुछ बुनियादी मुद्दों को उठाया, और मैं आपने भी कुछ विषय उठाया, तीनों का उत्तर देना मैं चाहूंगा। मैं आभार प्रकट करूंगा देश के सारे लोग, मेरे मित्र सुरजेवाला जी जैसे किसान हो जाए। किसानी के बारे में उनकी कितना लेन देन है, और जिस प्रांत से वो आते हैं उनकी जो किसानों की होल्डिंग है, शायद देश की चित्र कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था कि सपोर्ट प्राइस बढ़ा के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा के हम किसानों की लाभ पहुंचाएंगे। इस बात में कल ही माननीय प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप में ये कहा है, 2022 तक हमारी लक्ष्य है भारत की किसानों की आय को दुगनी करे। कुछ तथ्य के साथ कहा है। ये एक बुनियादी मुद्दा है, किसानों की आय बढ़ाना। पहला काम करना पड़ेगा, किसानी में लगने वाला लागत को घटाना पड़ेगा। उनको जो मिलने वाला ऋण, पहली बार आजाद भारत में 15,000 करोड़ रुपया की सबवेंशन के लिए हम लोगों ने बजट में वित्तीय प्रबंधन किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड की टारगेट क्या वो कोट कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है,
लेकिन ये सॉइल हेल्थ कार्ड के क्रियान्वयन शुरू हो गया है। ये राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके करने वाले हैं, राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेके हम कर रहे हैं। सारे राज्य राजनीतिक भेदभाव छोड़ के उसमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस बार भी हमने अच्छे खासा वित्तीय प्रबंधन उसके लिए किया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हर एक राज्य में एक जिला स्तर की मैप बने, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी थी ऐसे सिंचाई योजना बने। अकेले प्रधानमंत्री सिंचाई योजना नहीं, एआईबीपी की अलॉटमेंट हो या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की अन्य स्कीम हो या सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की तहत अनुदान हो, सारे में हमने सिंचाई की अनुदान बढ़ाई, जिम्मेवारी लिया हमने। किसानों एक राष्ट्रीय मंडी, लगभग 500 से ज्यादा मंडियों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आने की योजना हम लोगों ने बनाई। हमारी देश के किसान को एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार, देश की अन्य राज्यों में उसकी उपज को कैसे एक उचित मूल्य मिले, ये सारा योजना हम लोगों ने बनाई और कई स्कीमों में हम तो कार्यक्रम शुरू ही कर दिया है। इसको आपने सही प्रश्न उठाया, किसान इंतजार नहीं करेगा, उसको तुरंत ही हाथ में कुछ सुविधा चाहिए। हमने नीम कोटेड यूरिया की पॉलिसी लागू किया, जिसके कारण आज यूरिया की स्कैरसिटी बाजार में नहीं है। इसलिए कांग्रेस की एक तरीका हो सकती है किसानों की एम्पावरमेंट के बारे में, हमारी एक तरीका है किसानों के एम्पावरमेंट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों राजस्थान, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हमने करके दिखाया है किसानों की एम्पावरमेंट के लिए हमारी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इसलिए सुरजेवाला जी मेरे मित्र निश्चित रहे, किसानों की एम्पावरमेंट हम करके ही रहेंगे। बैजयंत पंडा जी ने एक तरफा के हिसाब दिया, शायद वो व्यक्तिगत रूप में उनकी मुख्यमंत्री की बात वो कितना स्वीकार करते मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये 14 फाइनेंस कमीशन में कुछ राज्यों ने अपना एक तरफा हिसाब किया है। अगर उड़ीसा की मुख्यमंत्री नीति आयोग की नियमित बैठक में आते तो शायद उनको मालूम ही रहता। नीति आयोग में सबने मिलकर ये तय किया है, जब हमने राज्यों को, कोई केंद्र सरकार ऐसी नहीं रहा होगा जिन्होंने अपना हिस्से को काट के 32% से 42% केंद्रीय अनुदान, अपना राज्यों को अनुदान ज्यादा दिया। हमने जब राज्यों को ज्यादा दिया, हमने यह तय किया, मैं बैजयंत जी को याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली तय ना करे उनकी कंस्टिट्यूंसी में, केंद्रापड़ा की इंटीरियर में क्या हो, दिल्ली तय ना करे, भुवनेश्वर ही तय करे। इसलिए हमने अनुदान ज्यादा दिया। कुछ स्कीम एनआरजीएस जैसे स्कीम पे हमने कटौती कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ स्कीम में हमने शेयरिंग पैटर्न को चेंज किया। उड़ीसा जैसे कुछ राज्य उसको एक तरफा हिसाब करते हैं और अपने ही ग्लानि में रहते हैं, लेकिन अगर मेरे पास भी हिसाब है, उड़ीसा को 16-17 में 15,000 करोड़ से ज्यादा अनुदान जाने वाला है। जिस ढंग से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमने अपना वादे के मुताबिक 14 फाइनेंस कमीशन की योजना के मुताबिक हमने अपना राशि बढ़ाई, नगर पालिकाओं को करोड़ों से ज्यादा रुपया, 1-1 करोड़ से ज्यादा रुपया, पंचायतों को 80-80 लाख रुपया, ये सबसे जो नीचे इकाई की सरकार है उसके हाथ में नियंत्रण आ जाएगा, उसी के हाथ में विकास की योजना आ जाएगी। इसीलिए एक नीचे की तबके में एक भारी भूचाल आएगी, एक भारी पॉजिटिविटी डेवलप होगी। और मैं आपकी चुनौती को भी स्वीकार करता हूं कि इसके एक टाइम बाउंड क्रियान्वयन अगर ना होगा तो यह निराशा आ सकती है। लेकिन पिछले 2 साल में हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड रही है, हम फिर बिल्कुल जितना हम कर पाएंगे उतना हमने योजना बनाया है। हम आश्वस्त है, देश के अंदर हमने एक टाइम बाउंड गवर्नेंस के माध्यम से हम ये सारे विषय डिलीवरी करेंगे। बिल्कुल। यहां अब मुंबई में अपने मेहमानों से टीसीए आपसे सवाल पूछूंगा। ये देखिए, बेसिकली कोई भी सरकारें अब इस इवेंट को पॉलिटिकल बयान देने के लिए यूज करती हैं और बजट का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बदलता रहा है, सरप्राइज एलिमेंट चला जाता रहा है उससे बाहर। इस बार 2 नई बातें हुई हैं कि इस डॉक्यूमेंट में अगले साल का जीडीपी का नंबर नहीं है। जैसे कि रेल मंत्री के बजट में आंकड़े पढ़े नहीं गए, एक अक्षर में थे, जाकर के पढ़ लीजिए, उन्होंने आय का और खर्च का सामने ऐलान नहीं किया। क्या ये ठीक है कि जीडीपी का नंबर न दिया जाए, उससे काम चलता है? जीडीपी का नंबर देने से बहुत कंट्रोवर्सी आजकल खड़े होने लगी है, क्योंकि वो मेजरमेंट, लेकिन आप कमिट करते हैं, सरकार कमिट करती है, यहाँ कमिट करने से बचना चाहती है। नहीं, आप अब ये न्यू मेजरमेंट टेक्निक में आप कमिट नहीं कर सकते। पहले जब था तो आप कमिट कर सकते थे कि हमारी आउटपुट जो है, आउटपुट बेस जो है वो इतनी बढ़ेगी, बट अभी आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप कहेंगे कि हमारी वैल्यू एडिशन अगले साल इतने होने वाली है, इतनी बढ़ने वाली है? सो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट प्रिसाइज जीडीपी नंबर्स। इसीलिए 7 to 7.5% दिया है, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन
हाउ लो द इनपुट कॉस्ट आर, तो वो तो देखना पड़ेगा। जी बियानी साहब, इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी था कि सरकार फिस्कल डेफिसिट का नंबर मैनेज करेगी, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएगी जो इन्होंने बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है, और तब उसके पीछे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट चक्र चालू हो जाएगा। क्या वो इकोसिस्टम इस बजट के बाद आपको बनता हुआ दिखता है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब निवेश करना शुरू करे, या 2016-17 का साल भी इंतजार का साल रहेगा? आई थिंक ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंडिया के पास काफी कुछ है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्री काफी कुछ लग सकती है, और मैं समझता हूं कि जो लोग बिजनेस में हैं उनको ग्रोथ चाहिए और कुछ ना कुछ करेंगे। इंडिया में अपनी एक कंजम्पशन की एक डिमांड है, तो इंडिया एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे ग्रोथ तो होनी है, और कैसे एनवायरनमेंट बनता है कि जिसपे लोग इन्वेस्टमेंट करें, माहौल बने। और मैं समझता हूं कि इंटेंशन तो सभी लोग ने बोला कि हमेशा अच्छे रहे, एक एनवायरनमेंट जरूर बनना है, ग्लोबल हेडविंड्स भी हैं और धीरे धीरे एनवायरनमेंट बन रहा है, और कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के मैं समझता हूं कि काफी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट का एक क्रम देखेंगे हम लोग। आइए अब एक बड़ी पिक्चर पे आते हैं जिसका संबंध रूरल या पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से है। हिरानंदानी साहब, ये कह रही है सरकार कि देखिए रेल में, रोड में काफी काम हो रहा है और अब जबरदस्त रूरल पुश है, बहुत सही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो 30-40 रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं उनकी हालत खराब है। तो अगर सरकार ने एक माहौल बना भी दिया है तो वो कंपनियां कहां हैं जो इसको एग्जीक्यूट करेंगी? क्या वो पीपीपी अब आपको साफ दिख रहा है कि लोग कहेंगे कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या सरकार इस साल भी मजबूर रहेगी कि पीपीपी नहीं हो रहा है, ईपीसी के ही जरिए काम करना पड़ेगा? इसमें दो मुद्दे रहते हैं। पहली बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं वो काफी फंसे हुए थे और उसको निकालने के लिए गडकरी साहब ने काफी माहौल बनाया है, तो यहां से कोई आउटरीच सेंटर उनको मिल जाए। दूसरी बात है कि जो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के खड़े करने के लिए उन्होंने जो माध्यम निकाला है, उस माध्यम से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का रोलिंग फिर शुरुआत हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स गडकरी साहब करना चाहते हैं या सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री अपना करना चाहते हैं, वो अलग अलग किस्म के इक्विटी लाए हैं। जैसे हम रेल मंत्री ने LIC से इन्वेस्टमेंट ले लिया है, दूसरे जो रोड प्रोजेक्ट्स के लिए जापानीज के जो इन्वेस्टमेंट आ गए हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 10-15 बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे तो काफी राहत मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। और जितने भी लिस्टेड कंपनीज के पास एसेट्स हैं, जो रेंटल एसेट्स हैं, उनको आप रीट्स में लेके जाएंगे तो काफी राहत मिल सकता है, लेकिन उनको 5-6 महीने लगेंगे ये सब रोल आउट करने के लिए, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी का मुद्दा अभी भी स्टेट्स के बारे में बाकी है। तो ये दोनों आप मिलकर देखेंगे तो काफी मुझे लगता है कि जो स्ट्रेस आज की तारीख में है। तीसरी एक छोटी सी बात रहती है कि जो NPA बैंक्स में है उसमें लगभग 20% से 25% ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं। तो इसमें भी काफी राहत मिल सकती है, क्योंकि इनको ये SPV में लेके जाएं, रियल एस्टेट ट्रस्ट में लेके जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्टिंग कर दें, तो और फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भूखे हैं क्योंकि इंटरनेशनली इतने एवेन्यूज नहीं है उनको लिस्टिंग करने के लिए। तो वो रेंटल एसेट्स या जो फंड फ्लो आती है तो काफी मेरे अंदाज से मोस्ट बेनिफिशियल आज के तारीख पे है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। और जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज के पास जो एसेट्स है, रेंटल एसेट्स हैं, वो काफी उनको राहत मिल सकती है। ये एक पॉजिटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है इसमें। दिख रहा है। अब चलते हैं रणदीप सुरजेवाला साहब के पास, क्योंकि उनको जाना है और उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। रणदीप जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, छोटा जवाब चाहूंगा। रणदीप जी अभी रवाना हो गए हमारे कार्यक्रम से और उसके बाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, तो ये सवाल लेकर के वेणु के पास चलते हैं। वेणु, सरकार ने गैम्बल किया है। गैम्बल ये है कि टैक्स के विवादों के मामले को निपटाया जाए तो 5 लाख करोड़ फंसा हुआ है, जोर से काम कर लें, 1-1.5 लाख करोड़ भी अगर वहां से आ गया, ब्लैक मनी की डिस्क्लोजर स्कीम में थोड़ा पैसा आ गया,
टारगेट कह रहे हैं ये 11% का टैक्स ग्रोथ बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। हंसमुख अढिया जी ने आज बताया कि 11% का मॉडरेट रेवेन्यू रेज हम देख रहे हैं अपने मौजूदा आंकड़े पर। जैसे पिछली बार तेल ने मदद कर दी सरकार की, इस बार हो सकता है कि डिस्प्यूट वाले मामले टैक्स के और ब्लैक मनी, ये दो चीजें इनके लिए रेवेन्यू विंडफॉल कर दें और सरकार के पास इतना स्पेस हो कि वो बहुत अच्छे से अपनी सारी सामाजिक योजनाओं पर भरपूर खर्चा कर सके। पोटेंशियल है संजय, मगर तेल और इसमें फर्क क्या है? जब तेल के दाम गिरे 70%, सरकार को चुपचाप उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और ऑटोमेटिकली इनके गल्लों में पैसे आ गए। मगर ये जो बात कर रहे हैं, जो 5-5.5 लाख करोड़ के जो टैक्स डिस्प्यूट है, इसको अगर वो वोडाफोन वाला जो जेटली साहब ने बोला कि पेनल्टी और इंटरेस्ट काट के जो प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटल होने की अगर बात करें, तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो डर जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे बाद में कोई केस वेस ना करते उन पे। ये चीजें पहले भी कोशिश की गई हैं। मुझे याद है जब एनके सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी थे तब भी उन्होंने ये निकाला था कि 3-4 लाख करोड़ तब भी डिस्प्यूट में थे। तो ये अगर इम्प्लीमेंट कर दें, पॉलिटिकल विल दिखाएं, तो हो सकता है, मगर ये ऑटोमेटिक नहीं है। ऑयल वॉज ऑटोमेटिक नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ये पॉलिटिकली डाइसी है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कि हर बार हम बात करते थे कोई छू नहीं रहा था। इस बार सरकार ने कहा है कि टैक्स विवादों में फंसे हुए मामले को तेजी से निपटाएंगे और उससे काफी पैसा ये जनरेट कर सकती है। दूसरा, 45% पे कितने लोग आके ब्लैक मनी देंगे, ये एक दूसरा सवाल है। ब्रेक पे डाउट है जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमारे साथ ब्रेक के बाद हम बता दें बड़े मेहमान हैं धर्मेंद्र प्रधान, जय पांडा, सलमान खुर्शीद, किशोर बियानी, निरंजन हीरानंदानी, टीसी श्रीनिवास राघवन और एमके वेणु के साथ बजट का हम फाइनल एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या टेकअवे है और आने वाले दिनों में क्या चीजें हम जमीन पर होते हुए देखेंगे। छोटा सा ब्रेक। बजट 2016 मेरा गांव मेरा देश, ये थीम रखी है हमने आज की चर्चा के लिए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, निरंजन हीरानंदानी, किशोर बियानी, टीसी श्रीनिवास राघवन और एमके वेणु हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। सलमान भाई, आपके पास आऊंगा और सवाल मेरा ये है कि इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ से भी 10 गुना आक्रामक, लेकिन सब्सिडी की बर्बादी किए बगैर उसको टारगेटेड ढंग से लोगों तक एक जरूरी इकोनॉमिक इंटरवेंशन के साथ ये सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसकी आलोचना कर पाना बड़ा मुश्किल है। सर, आप मानेंगे कि आप लोगों के लिए जो कहते थे कि अच्छे दिन कब आएंगे और मोदी जी की सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर नहीं आ रही है, मोदी जी की सरकार ने इनिशिएटिव अपने हाथ में वापस ले लिया है, गरीबों की मसीहा सरकार बन गई है। देखिए, अभी इतनी जल्दी आपने इतने आसानी से ये कह दिया कि इस बजट से अच्छे दिन आ जाएंगे। हमारा तो ये मानना है कि दूसरा तीसरा बजट जो होता है 5 वर्ष के का जो समय मिलता है किसी सरकार को, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर कोई किसी भी दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए कि कोई बड़ा काम करना है तो वो इस बजट में करने की आवश्यकता थी। कहाँ पर है, कहाँ पर पैसा है जिससे नया रोजगार मिलेगा, कहाँ पर पैसा है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसान को राहत मिलेगी, क्या कुछ पैसा बढ़ेगा किसान के लिए, जो किसान की खपत है और उसके बाद जो किसान अपना प्रोड्यूस बनाता है उसमें कहीं एक नए पैसे का भी इजाफा है। डिफेंस में इतनी बड़ी बात करी जाती है कि हम अब पूरे विश्व में हमारा एक स्थान होगा, और डिफेंस से संबंधित लोगों को भी ये उम्मीद थी कि उनको भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ पेंशन्स का ही पैसा बढ़ा है, नहीं तो 4% की बढ़ोतरी डिफेंस में आई है। एजुकेशन में कहाँ है वो बड़ा आइडिया, एजुकेशन से संबंधित कहाँ है?
तो मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ा आइडिया है जिससे कि किसी को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है। 4 छोटे काम हैं, वो तो हर बजट में हर फाइनेंस मिनिस्टर करता है, तो उसका स्वागत है। सिर्फ एक बात यह है कि कंसोलिडेशन की बात, फिस्कल कंसोलिडेशन की बात में इस सरकार ने जो हमने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर ही चलते रहने का निर्णय लिया है और ये दायित्व उन्होंने अपना समझा है। इसके लिए हम इनको अवश्य ही इसके लिए बधाई देते हैं। जी बिल्कुल। जय पांडा साहब, फिस्कल डेफिसिट के रास्ते पर बने रहेंगे, लेकिन एफआरबीएम एक्ट का रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाएंगे ताकि जरूरत पड़ जाए तो उस रास्ते से हम डेविएट हो सकते हैं। आपको लगता है कि मैक्रो इकोनॉमी पर नजर रख करके पैसे लगाने वाले लोग, खास करके विदेशी निवेशक, इसका बुरा नहीं मानेंगे? देखिए, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट होते हुए भी कई सरकार पिछले वर्षों में उसको वायोलेट करके फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो बढ़ता रहा और उससे असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट शायद सबसे महत्वपूर्ण नंबर है जिस पर हमारा कंट्री रेटिंग बनता है और वो महंगाई पर असर डालता है और हमारा रुपया का एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट पे असर डालता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो एफआरबीएम के एक्ट के वजह से फिस्कल डेफिसिट लाइन पे रहता है। वो सरकार के हौसला पर डिपेंड करता है, सरकार का डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। तो जो कहे हैं वित्त मंत्री कि वो कमिटेड हैं 3% 9% और 3% 3.5% को लेने के लिए, अगर वो मीट कर पाएंगे ये खर्चा करते हुए, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रूरल सेक्टर पर, तो मेरे ख्याल में इसका अच्छा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान साहब, आपसे भी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले साल तेल ने बड़ा फायदा करा दिया, आलोचना होने के बावजूद सरकार ने यह भी अच्छा काम किया कि ज्यादा रेवेन्यू अपने पास रखा, थोड़ा सा पास ऑन किया। लेकिन इस बार अगर तेल के दाम बढ़ गए तो वो कौन सा नंबर है और एजम्पशन है जिस पर आपको लगता है कि सरकार का रेवेन्यू कमाने का काम भी ठीक से चलेगा, कंज्यूमर पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और इतना पैसा होगा कि जो प्रोजेक्शन दिए हैं उसका खर्च वो ठीक से मैनेज कर लेगी और वो वादे पूरा कर पाएगी? एक तो संजय भाई, मैं थोड़ा फैक्ट आपकी ठीक करूं, आप मेरे से ज्यादा इस मामले में पर्टिकुलर हो। थोड़ा पैसा कंज्यूमर को नहीं दिया। थोड़े दिन पहले आप ही से चर्चा करते हुए मैंने तथ्य रखा था 55% हमने ग्राहकों को दिया। पिछले साल भर में हमारे पास जो बचत आई उसकी 55% हमने ग्राहकों को दिया, इसलिए आज मुद्रास्फीति नियंत्रित है। हाँ, ये सही है। 45% हमने सरकार के पास रखा, जिसकी 42% हमने राज्यों को लौटाया 14 फाइनेंस कमीशन के निर्णय के कारण। बाकी बचत पैसे में आज अगर हम जन औषधि योजना चला पाते हैं, अगर हम जिला केंद्र में डायलिसिस की कल्पना कर पाते हैं, अगर हम किसानों की सबवेंशन के लिए 15,000 करोड़ रुपया की योजना दे पाते हैं, तब इस बचत से हो पाई है। निश्चित रूप में ये विषय मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं, हम भारत के ग्राहकों को ध्यान रखेंगे। अगर तेल की भाव अगर एक पहुंच की बाहर जाएगी तब इसमें जो हमारी कुशन है उसको हम काम पे लाएंगे। लेकिन एक संतुलित वित्तीय प्रबंधन ये होती है, बचत को खा पी के उड़ा नहीं देना। पहले ग्राहकों की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर उनके हाथ में राहत देना, जो इस सरकार ने किया है 55%। बाकी पैसा हमने विकास के काम पे लगाया। यह बहुत स्पष्ट बात है। इसीलिए हम इस विषय पे तेल की भाव जिस प्रकार से, और आप हम भगवान की और अल्लाह को मनाए कि भाई कम से कम तेल इस भाव पे रहे, हमारे देश की अर्थनीति संतुलित होते रहेगी। आइए एक बार फिर टीसी आपके पास चलते हैं। जो हम लोग 2-3 बातें कर रहे थे कि बैंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, जीएसटी आ जाए और बैंक्रप्सी बिल आ जाए। बैंक्रप्सी बिल जिक्र हुआ है, गारंटी नहीं है कि आएगा। जीएसटी आसार कम है। पीएसयू बैंक थोड़ा काम कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा काम कर दिया। हाई ग्रोथ फॉर मेनी इयर्स टू कम की जो जरूरत है हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए, क्या ये बजट टर्निंग पॉइंट है या साधारण वर्क इन प्रोग्रेस है या सिर्फ एक हाउसकीपिंग है? तीनों है।
सर एक चुनना है आपको। हाई ग्रोथ होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने जो अटेंशन रखा है उसी चीज से बड़ी चीज बनती है। बार बार वो मनमोहन सिंह साहब कहते हैं, चिदम्बरम साहब कहते हैं नो बिग आइडिया। बिग आइडिया से ही नहीं काम चलता है। यू हैव टू पे अटेंशन टू द प्लम्बिंग। और ये जो उसमें छोटी छोटी चीजें इन्होंने की हैं, इसके असर जो है थोड़े टाइम के बाद पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जरूर। बिल्कुल। हिरानंदानी साहब, ये मोदी जी पहले भी कहते रहे हैं कि ये बड़ा आइडिया क्या होता है, मैं तो छोटे छोटे काम समझ में आते हैं और मैं छोटे छोटे काम करता हूं। एक नैरेटिव ये है कि बहुत कुछ है ऐसा जो इस वक्त टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है, उसको जोड़ करके देखें तो 17-18 का साल ऐसा होगा जिसमें इकोनॉमी में ये सारी चीजें बबल अप कराएंगी। तब तो माना जाएगा कि प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी गवर्नेंस को भी बड़े जबरदस्त तरीके से चलाया, या उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क हैं आपके मन में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा अंतर है। जो साहब ने कहा छोटी छोटी बातें, मैं देख रहा हूं कि बड़ी बातें भी हो रही है। जैसे हम रोड सेक्टर में परिवर्तन देखा है, जैसे हम रेलवे में परिवर्तन देख रहे हैं, पोर्ट्स वगैरह में परिवर्तन देख रहे हैं, और पावर सेक्टर में जो परिवर्तन आया है, तो ये टॉप डाउन इफेक्ट भी है। लेकिन उसका इफेक्ट जो है, अल्टीमेट जो बेनिफिट इकोनॉमी में आने वाली है, उसको समय लगता है। तो ये जो बात रही है छोटी छोटी बातें, उसके साथ साथ में ये बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके जो फ्रूट्स हमें मिलेगा, शायद ज्यादा समय लग जाएगा उनके लिए, पर वो ज्यादा हमारे यूटिलाइजेशन हो गए। दूसरी बात है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में काफी रुचि होगी। तो मैं समझता हूं जो मार्केटिंग मोदी साहब ने किया है इंटरनेशनली, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ आना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइदर इन द लोन सेक्टर, एफडीआई सेक्टर, या और किस्म के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, काफी रुचि रही है, और अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड कम होते जा रहे हैं। तो एक इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, जैसे छोटी बात है वैसे बड़ी बातें भी हो रही है। तो ये दोनों मिलके जो हो जाए, मेरे अंदाज से हम जो ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, मोदी साहब करना चाहते हैं, जेटली साहब करना चाहते हैं, हो सकती है। लेकिन जो खामी रह गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में हम खामी दिखा रहे हैं, वो हम पूरे बजट को निंदा नहीं करते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम इसको सफल ज्यादा करने से, तेजी से करने से हम परिवर्तन ज्यादा ला सकते हैं। हम 10% से भी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं। वो हमारा रुचि वो नहीं दिख रहा है। वो नहीं क्या दिख ये रहा। माना जाए कि दरअसल एक नया हिंदू ग्रोथ रेट 7% हो गया है, और हमको ये आदत डालने को कहा जा रहा है कि आप 7% में संतुष्ट रहिए, बहुत बड़ा नंबर है। बयानी साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा कि क्या अब रेट कट का इंतजार होगा, क्या अब कोई नया टर्निंग पॉइंट आप इंतजार करेंगे, या आप ये मानते हैं कि पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कंज्यूमर डिमांड को चलाने का सिलसिला ये बजट शुरू कर देगा? क्योंकि आपने शुरू में एक बात कही कि जिस प्रकार से ये पैन कार्ड वाला आपने एग्जाम्पल दिया कि कंजम्पशन को रोकने के तरीके ज्यादा सोचे जा रहे हैं, कंजम्पशन को बढ़ाने के कम सोचे जा रहे हैं, इस पर क्लैरिटी दे दीजिए। आई थिंक कंजम्पशन हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से ज्यादा कंज्यूम करता है। तो इंडिया में जो यंग जनरेशन है उनकी एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है, और वो एस्पिरेशंस पे अपना कुछ ना कुछ मेहनत करके स्टार्टअप नेशन बन रहा है, काफी कुछ एक्टिविटीज चल रही है। बट कंजम्पशन को और बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि कंजम्पशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, इंडिया की सबसे बड़ी पूंजी है इंडिया की आबादी, और वो उनके एस्पिरेशंस बड़े हैं। अगर वो कंज्यूम करना चालू करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ती है, जॉब क्रिएशन होता है, तो कंजम्पशन पे अंकुश नहीं लगनी चाहिए। अगला माइलस्टोन फिर यही है कि अब आरबीआई जो है वो रेट कट करे, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। यहां पर एक काम ये हुआ है आज के बजट के बाद, इसके पहले जब क्रेडिट पॉलिसी आई थी तो आरबीआई गवर्नर ने कहा गेंद नॉर्थ ब्लॉक के पाले में है, वो अपना फिस्कल हिसाब किताब ठीक करे। आज नॉर्थ ब्लॉक ने अपना काम कर दिया और मिंट स्ट्रीट से कह रहा है वो कि अब आप जो है रेट घटाइए ताकि कॉर्पोरेट्स जो हैं उनका कॉस्ट ऑफ मनी कम हो और लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें। सरमान भाई, बिल्कुल वक्त मेरा खत्म हो और धर्मेंद्र प्रधान फाइनल कमेंट दें, उसके पहले आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये कि देखिए इस देश में पॉलिटिक्स कंडक्ट करने के लिए बजट एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और मोदी जी यहां से घनघोर समाजवादी इमेज बना करके आगे बढ़ेंगे, और आपको उन लोगों के आप लोगों का जो काम है एक विपक्ष के रूप में सरकार से सवाल पूछना, उसकी हर बात का जवाब अब उनके पास तैयार है, क्योंकि वो हर काम अब गरीबों के लिए कर रहे हैं।
देखिए, करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है और कह जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें गरीब का फायदा हो ही जाएगा, वो आगे समय बताएगा। हमें ऐसा नहीं लगता है, हमारा अनुमान ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा कोई काम हुआ है जिससे कि सीधा सीधा गरीब को कोई संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन सरकार का दायित्व बनता है और हमारा दायित्व ये भी है कि हम सरकार को सहयोग दें, इस बात में दें कि वो अच्छे काम करें। लेकिन अच्छे काम नहीं करते हैं तो उनकी आलोचना करनी होगी, तो हम करेंगे। लेकिन आज बजट का दिन है, आगे देखते हैं कि इस पर हर एक की क्या प्रतिक्रिया रहती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो आगे समय बता देगा। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप अपना फाइनल कमेंट दें। उसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा और वो ये कि आज का दिन तो संसद में ठीक निकल गया, लेकिन कल से जो पॉलिटिकल कड़वाहट हमने बढ़ी हुई देखी है पिछले दिनों, उसको देखते हुए क्या ये हमारा अनुमान सही है कि बजट सेशन के दौरान डिसरप्शन होगा, काम नहीं हो पाएगा और हम लोगों को जीएसटी तो दरअसल भूल ही जाना चाहिए? प्रधान साहब, देखिए संजय भाई, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बार उनकी अभिभाषण में सबको ये अपील किया है, प्रजातंत्र की ये तकाजा है, सब अपना चर्चा करें। विरोध करना विपक्ष के काम है, हमको आलोचना करना, कटु आलोचना करना, हमको कटघरे में रखना, ये उनके अधिकार, ये करना ही चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया में संसद की अधिनियम के तहत कुछ भी चर्चा हो, कोई आपत्ति नहीं, डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी की बात को हमें भी मानना चाहिए, विपक्ष को भी मानना चाहिए। मैं अंत में ये बात कहूं, मोदी जी जब आए थे, जिम्मेवारी उनको मिली थी, इस देश के गरीबों के आशीर्वाद से मिली थी। पहला दिन से उन्होंने कहा कि मेरे सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। हमने 1, 2, 3 तीसरी बजट में भी उसको निखारा है। आज कम से कम ये बजट सब मानते हैं देश की सामान्य लोगों की जिंदगी में एक नई फर्क लाने के लिए, उनकी जिंदगी में नई ऊंचाई लाने के लिए ये बजट कारगर साबित होगी। जी, धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है, मेरा अनुमान सही है कि आप लोगों ने एक सोच करके छोटा सा पॉलिटिकल रिस्क लिया है और वो ये है कि जो आपका कोर अर्बन मिडिल क्लास कंस्टिट्यूएंसी है उसको थोड़ी नाराजगी भी हो, ये कैलकुलेशन आपने किया है, ये रिस्क आपने सोच समझ करके लिया है? नहीं संजय भाई, इस प्रकार के आइसोलेशन में चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता की एक स्पष्ट प्रतिबद्धता है, सबके साथ सबकी विकास। देश की अर्थनीति को एक नई, मैंने शुरू में ही कहा था, एक नई चालना देने के लिए, स्टिमुलेशन लाने के लिए हमने बॉटम ऑफ द पिरामिड को पकड़ा है। मध्यवर्गीय लोग, एस्पिरिंग लोगों का, एस्पिरेशन रखने वाले लोगों के लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। हमारी ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, ये कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में, ये हमारी प्रतिबद्धता है। की प्रतिबद्धता है कि गरीबों का पहला हक है सरकार के, देश के पैसे पर, वही इस बजट में डिलीवर करने की कोशिश की गई है। और बड़ा साफ है जब आप कहते हैं कि बॉटम ऑफ पिरामिड पर फोकस है, यानी जो मैक्सिमम वोटर आउटरीच हो सकता है, लेजिटिमेट पॉलिटिक्स है, उस पर पूरा ध्यान इस बजट का रहा। जाहिर है कि बजट के बाद भी बहुत सारे सुधार के काम होते हैं जो सरकारें आगे पीछे बजट के करती हैं। हमारी नजर अब उन चीजों पर रहेगी। लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए जय पांडा, सलमान खुर्शीद साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब, हीरानंदानी जी, टीसीए, वेणु और बियानी साहब, आप सबों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।